संदीप कुमार जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। सो संदीप बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं। इनफैक्ट पोर्टफोलियो ये बिल्ड कर रहे हैं और उसमें एक मिड कैप फंड को ऐड करना चाहते हैं, तो कंफ्यूज हैं कि कौन सा मिड कैप फंड पिक करें। एचडीएफसी का मिड कैप, ईडलवाइज या फिर इन्वेस्को का मिड कैप। नज़रिया 20 साल का है, तो 20 साल तक इस निवेश को वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक मिड कैप को चुनते वक्त क्या ख्याल रखना चाहिए? अगर 3 कंपनियों के मिड कैप सामने हैं और संदीप जी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो क्या सलाह देंगे आप उन्हें? तो देखिए, इनके सवाल में ना दो तीन पॉइंट्स हैं। एक, इन्होंने तीन फंड हाउसेस को शॉर्टलिस्ट किया है और इन्होंने कहा कि इसमें से मुझे कोई भी एक चाहिए। दूसरी पॉइंट, इन्होंने कहा कि मैं 20 साल के निवेश करना चाहता हूं और बार बार मुझे चेंजेस नहीं करने हैं। तो आई थिंक हम्म। बहुत ही अच्छा सवाल है। इनफैक्ट बहुत क्लैरिटी है कि मुझे अगर एक फंड मैं आज की तारीख में चूज कर रहा हूं, मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देके बताइए कि उनके फंड मैनेजमेंट स्किल्स होंगे, उनकी एबिलिटी टू हायर द फंड मैनेजर्स होंगे, स्टेबिलिटी होगी, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आई थिंक ये पैरामीटर्स आपको देखने, ना कि आपको देखने कि रीसेंट 1 साल या 2 साल में उनका बेस्ट परफॉर्मर कौन था। क्योंकि आप 20 साल तक देख रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि मुझे बार बार बदलाव नहीं करने हैं। तो इसमें एक फैक्टर प्रियंका जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि एक फंड हाउस की एबिलिटी टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट, विच मीन्स कि आज एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर एक पर्टिकुलर स्कीम को मैनेज कर रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वही फंड मैनेजर 20 साल तक उसी स्कीम को मैनेज करेगा। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एज अ फंड हाउस आपके पास फंड मैनेजर्स की डेप्थ क्या है, विच मींस आप सिर्फ एक या दो स्टार फंड मैनेजर्स पर डिपेंडेंट नहीं है। आप एक आपके पास एक बहुत अच्छी फंड मैनेजमेंट टीम है और उसके नीचे एक एनालिस्ट की टीम है जो बहुत नैरो या बहुत छोटी नहीं है, वो काफी ब्रॉड आपकी टीम है। तो कोई ना कोई पिच इन कर देता है। जैसे प्रशांत जैन जब गए तो दूसरे कोई आए, अब दूसरे जाएंगे तो तीसरे कोई आएंगे। तो 20 साल में हो सकता है कि ऐसे आपके 3 या 4 फंड मैनेजर्स कम से कम बदले। और आप कह रहे हैं बहुत स्पेसिफिकली कि आपको स्कीम बार बार चेंज नहीं करनी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपके जो इनपुट्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा कि आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को चूज करें। उनके पास एक कैपेबिलिटी है टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट ऑल अक्रॉस। मतलब अगर आप मान लीजिए अगले 10 या 20 साल तक अगर कोई फंड मैनेजर को चॉइस मिले कि वो एचडीएफसी फंड हाउस ज्वाइन करें या कोई और ज्वाइन करें, आई एम श्योर दे विल पिक एचडीएफसी एज ए फंड हाउस। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एचडीएफसी का मिड कैप फंड ले सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। दूसरा एक और पहलू मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप इतनी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको फंड मैनेजर का भी रिस्क अगर नहीं लेना है, तो आपके पास एक इंडेक्स फंड का ऑप्शन बन जाता है। इंडेक्स फंड में आपके पास निफ्टी 150 मिड कैप 150 है, जिसमें पूरा का पूरा निफ्टी मिड कैप सेगमेंट जो पूरा 150 स्टॉक्स का बास्केट है वो पूरा आपके पास आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि फिर कौन सा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या मार्केट को बीट कर रहा है कि नहीं है। आपको वो सारी चिंताएं हट जाएगी। आप एक मिड कैप फंड इंडेक्स फंड ले लीजिए और आपको पता है जो इंडेक्स ने मिड कैप इंडेक्स ने रिटर्न दिया है वही आपका फंड देने वाला है। तो आई थिंक ये दोनों ऑप्शन आपके सामने है, या तो एचडीएफसी का एक्टिव मिड कैप फंड ले लीजिए और या तो आपके पास एक मिड कैप इंडेक्स फंड ले लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी कि आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। जो इंडेक्स दे रहा है वही आपको अल्टीमेटली ओवर लॉन्ग टर्म मिल जाएगा। ओके, सो एक अप्रोच हो सकता है कि आप पैसिव फंड के जरिए भी यहाँ मिड कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दोनों के बारे में हर्ष जी ने आपको बता दिया है। चॉइस इज योर्स। सुब्रतो साहू का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। सो ये पोर्टफोलियो मैं यूट्यूब से पिक कर रही हूँ, आपको मैंने बिफोर हैंड नहीं शेयर किए ये पोर्टफोलियो। सुब्रतो साहू का पोर्टफोलियो बंधन स्मॉल कैप 5,000 की सिप, मोतीलाल का मिड कैप 5,000 की सिप, कोटक का मल्टी कैप 10,000 की सिप, ईडलवाइज का गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ 2,000 की सिप, यहाँ पर ईडलवाइज का यूएस टेक्नोलॉजी फंड 2,000 की सिप। सो कुल मिलाकर 34,000 की सिप कर रहे हैं सुब्रतो साहू, और इनका कहना है कि ये 15 साल में 2 करोड़ का फंड जुटाना चाहते हैं। अपने रिटायरमेंट की ये प्लानिंग है उनकी। आपको कैसा लग रहा है? मैं रिपीट करूं, वैसे आपको सामने भी दिखेगा हर्ष। प्रियंका, मुझे जो दिख रहा है वो 24,000 दिख रहा है। बंधन स्मॉल कैप में 5,000 है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000, आप कोटक सही मल्टी कह रहे हैं, कैप में 24 दस है। हजार 5 5 10, फिर 10, नहीं नहीं 10 10 20 10 30, 34,000 नॉट 36,000।
क्योंकि बंधन स्मॉल कैप में 5,000 प्लस मोतीलाल के मिड कैप में 5,000, 10,000 यहाँ, कोटक के मल्टी कैप में अच्छा, पराग 10,000 पारेख, ओके और ओके पराग पारिक में भी ओके, पराग 10,000। पारेख, ओके यस। ओके, आई मिस दैट फंड, उन्हें पराग पारेख फ्लेक्सी कैप नोट नहीं किया था। हाँ, वैसे हम देखते ही हैं सो ना अगेन, हर्ष, फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक लोगों की पॉपुलर चॉइस रहती है, तो वो नजर आ रहा है सुब्रतों ने भी उसे पिक किया है। राइट, सो इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड स्कीम। आई मीन, उन्होंने थैंकफुली एयूएम इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ने के बाद भी इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी चेंज नहीं की है। तो आई थिंक बहुत ही रिस्पेक्टफुली उन्होंने अपने फंड को मेंटेन किया है, और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और वो डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। विद रिगार्ड्स टू एलोकेशन, मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। सिर्फ मुझे कंसर्न यूएस टेक्नोलॉजी फंड का है। अगर वो कॉन्फिडेंट है एक सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी इंटरनेशनल सेक्टर फंड में, सो आई थिंक इट्स फाइन। अगर वो कॉन्फिडेंट है यूएस टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेके, तो वो 2,000 रुपए का इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा जो भी इनकी सारी स्कीम्स हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छी हैं, एलोकेशन अच्छे हैं, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। मैं क्विकली ओके। कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ इनका जो टारगेट था। आपने टारगेट बताया था इनका कितना है, 2 करोड़, कितने साल में? 2 करोड़ इन 15 ईयर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट पैसा है, रिटायरमेंट के लिए साहू जी इस निवेश को कर रहे हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट मनी। यस, सो 15 साल में अगर हम 12% का भी अनुमान लगाएं, जो एम्फी प्रिस्क्राइब्ड इलस्ट्रेटिव रिटर्न्स हैं, जो हम अज्यूम करें, 34,000 अगर ये इन्वेस्ट करते हैं हर महीने का, तो करीबन 1.7 करोड़ तक आता है। इनकी ओके। रिक्वायरमेंट आपने कहा 2 करोड़ की थी, तो थोड़ा शॉर्टफॉल होगा, करीबन 15% इनके पास कम होगा, जो चाह रहे हैं अज्यूम इकट्ठा करने का। हालांकि इनके पास टाइम है, तो मौका मिले तो अपनी एसआईपी बढ़ा लीजिए। 30 लाख रुपए, आई एम श्योर आप अपनी एसआईपी जब बढ़ाएंगे तो अक्यूमुलेट कर पाएंगे, सो दैट्स नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके सुब्रत जी, पोर्टफोलियो आपका बहुत अच्छा लग रहा है हमारे एक्सपर्ट को, आपने बहुत संयम से और अच्छी स्कीम्स चुनी हैं, और आप ऑलमोस्ट अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप 34,000 की सिप कर रहे हैं, तो इसको आप इन 15 ईयर्स इंक्रीज करेंगे, तो शायद आप अपने टारगेट को ओवर अचीव कर पा रहे होंगे। विनोद तिवारी का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पोर्टफोलियो नहीं है लेकिन ये सवाल है इनका कि म्यूचुअल फंड, एंड आई थिंक हर्ष जो है वो एकदम राइट पर्सन है इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे सवाल लेके इनके पास पहुंच जाती हूँ जब शो नहीं भी कर रही होती हूँ तब। म्यूचुअल फंड के जोखिम को कम करने के लिए कोई हेज फंड बताइए, क्या कहेंगे आप विनोद जी को? इनफैक्ट प्रियंका, जोखिम क्या होता है, व्हाट इज रिस्क? रिस्क को अगर हम समझेंगे ना, तो हम उसे हैंडल कर पाएंगे। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो भी रिस्क है। रिस्क क्या चीज का है? इन्फ्लेशन का रिस्क है, कि जो आप इंटरेस्ट कमाते हैं, वो इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा, पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर हम बात करें। अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वोलेटिलिटी एक रिस्क है। वोलेटिलिटी विच मींस कि मार्केट ऊपर नीचे लगातार करते रहेगा, तो हम उस वोलेटिलिटी को मैनेज कैसे करते हैं। सो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो आप जोखिम की बात कर रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी दो तीन चीजों का काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। पहला यह है कि जब आप कोई भी एक स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्कीम मिनिमम 30 से 40 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। तो मान लीजिए आपने 5,000 रुपया भी इन्वेस्ट किया, वो 5,000 रुपया आपका डिवाइड होता है 30 to 40 कंपनीज में। तो इससे फायदा क्या हुआ कि आपका एक जो रिस्क था, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, वो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड हो गया इनटू 30 to 40 कंपनीज। अब सारी कंपनियां एक साथ तो बंद होगी नहीं, और सारी कंपनी एक साथ बहुत तेजी से चलेगी भी नहीं। तो आपका जो रिस्क है ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वो डाइवर्सिफाई हो जाता है द मोमेंट यू पिक अ म्यूचुअल फंड। अगर आप शेयर्स खरीदते हैं डायरेक्टली, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आता है कि भाई 5,000 से आप कितनी कंपनियों के शेयर्स खरीद पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, ये पहला काम है जो आपका टेक केयर हो जाता है। दूसरा रिस्क होता है स्टॉक सिलेक्शन का, कि जब आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप पे ये पूरा जो है ना, आपका आपके पर ही पूरा ये जिम्मेदारी होती है कि आप अब कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, कब खरीदें, कब बेचें, ये सारा चीज आपको खुद से करना होगा। जब आप ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये काम जो है वो एक्सपर्ट्स और एक पूरी टीम करती है। जो फंड मैनेजमेंट की टीम है, वो पूरी टीम में डिसाइड करती है कौन से शेयर्स कब खरीदने, कब बेचने। तो आपको वो रिस्क भी है जो आपके ऊपर से निकल जाता है। तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क होता है, वो है वॉलेटिलिटी का, जो मैंने कहा कि मार्केट लगातार ऊपर नीचे करते रहेगा। तो अब आप एज एन इन्वेस्टर, आपको क्या करना है कि आप एक साथ पैसे ना लगाते, आप एक इंस्टॉलमेंट्स में पैसे जमा करें।
आप आज अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आज की एनएवी आपको मिल रही है, मार्केट मान लीजिए बहुत तेजी से ऊपर चला गया, आप अगले महीने इन्वेस्ट करेंगे तो वापस आपका एंट्री पॉइंट बन रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज हो रहा है। अब तीसरे महीने मार्केट पूरी तरह से गिर गया मान लीजिए, तो आप फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका फिर से एवरेज हो गया। इस तरह अगर आप लगातार एसआईपी के जरिए एवरेजिंग करते रहें ओवर ए पीरियड ऑफ 7 to 8 years, आप देखेंगे कि लॉस की प्रोबेबिलिटी है जो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो जो वॉलेटिलिटी की रिस्क थी वो भी आपने कंट्रोल कर ली। सो कहने का ये मतलब है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क को कैसे मैनेज करना, ये मैंने आपको 3-4 तरीके बता दिए। ऑन ए पोर्टफोलियो लेवल आप रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, आप इक्विटी और डेट में एलोकेशन करेंगे, सारा पैसा इक्विटी में ना लगाएंगे, सारा पैसा डेट में नहीं लगाएंगे, और सारा पैसा कमोडिटीज में नहीं लगाएंगे। तो प्रेशियस मेटल्स की बात कर लें, गोल्ड एंड सिल्वर। तो एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी से आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। जब आप थोड़ा और फोकस्ड आते हैं इक्विटी में, तब भी आप डाइवर्सिफाई करेंगे बिटवीन लार्ज मिड स्मॉल कैप डिफरेंट फंड हाउसेज, एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करेंगे, मल्टीपल कंपनीज ओन करेंगे थ्रू लिमिटेड नंबर ऑफ स्कीम्स। तो बहुत सारे तरीके हैं आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आपको एज अ हेज फंड जो आपका पॉइंट था, वो जरूरी नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स को हेज फंड्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तरीका होना चाहिए जिससे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, उससे आपका काम बन जाएगा। ओके, सो डाइवर्सिफाई कीजिए राइट तरीके से, एक अलग से हेज फंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड हर्ष, हमेशा आपसे कुछ लर्निंग हमेशा हमें मिलती है और इन्वेस्टर्स के लिए आप बहुत सारी काम की बात बताते रहते हैं। ऑल राइट।